स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव और आपके काफ़ी समय की जो इंतज़ार था वो आज आपका पूरा हो रहा है और हम लोग एक चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट उसका नाम है सॉल्यूशन। और आज हम एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही सामान्य चैप्टर है। हालांकि वो कठिन माना जाता है, बच्चों के दिल में ऐसा लगता है कि वो चैप्टर कठिन है, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर सॉलिड स्टेट। कौन सा बेटे? सॉलिड स्टेट। ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था। हम लोग चैप्टर को ठोस अवस्था को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिसको भी ये चैप्टर कठिन लगता हो तो इस वीडियो के बाद, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ही सरल, बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये पहले यानी पुरानी शिक्षा नीति में ये चैप्टर 5 नंबर का आता था। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ये चैप्टर 7 नंबर का हो चुका है, अर्थात इस चैप्टर को अब आपको पढ़ने की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत सी चीज़ें हटा भी दी गई हैं। हटाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि आपकी बैंड सिद्धांत है, वो भी क्या हुआ है? हटा दिया गया है बेटा इस चैप्टर से, है ना। बैंड सिद्धांत क्या है? यानी चालकता का बैंड सिद्धांत। जो धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं और अर्ध धातु होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी चालकता से संबंधित एक बैंड सिद्धांत है, इसको हटा दिया गया है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हटा दी गई है इसकी, यानी कि चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रॉपर्टी भी इसकी हटा दी गई है इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं। हालांकि बेसिक चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर, सबसे सरल चैप्टर है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम करना है? अपनी सोच को इसमें डेवलप करना है। सोच डेवलप करोगे बच्चों, आपका चैप्टर बहुत ही सरल लगेगा। और ये चैप्टर नीट, जेई, एडवांस और इस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आप समझिए इसको, मैं एक एक बात आपको अच्छे से समझाऊंगा और मेरे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको ये विद न्यूमेरिकल चैप्टर बहुत अच्छे से आने लगेगा। चलिए सीखते हैं आज हम लोग सॉलिड स्टेट को। अब बात आती है कि पदार्थ, तो पदार्थ की बेटे 3 अवस्थाएं होती हैं। मेन 3 अवस्थाएं हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है द्रव अवस्था, एक होता है गैस अवस्था और एक होता है ठोस अवस्था। द्रव अवस्था मुख्यतः फिजिक्स का टॉपिक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे द्रव अवस्था को। गैस अवस्था आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे और ठोस अवस्था जो है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कि आखिर सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी सॉलिड जो हैं वो क्या होते हैं, ना। गैस हम पढ़ चुके हैं, द्रव हम पढ़ चुके हैं। कहाँ? द्रव पढ़ोगे आप फिजिक्स में, गैस पढ़ चुके हो आप फर्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले पदार्थ की तीसरी अवस्था और वो है बेटे सॉलिड स्टेट। जरा देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सॉलिड्स क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बेटे, यानी कि सॉलिड, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं वो पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है बेटे, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें, पदार्थ की ऐसी अवस्था बेटे जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं बेटे, संरचनात्मक इकाइयां, जिसमें संरचनात्मक इकाइयां एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, जुड़ी होती है। ठीक, कहने का मतलब ये है, जो गैस होते हैं तो गैस के जो अणु हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, थोड़ा समझ लीजिए जरा, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो इतना बड़ा एक कोई पार्ट है, कोई भी बर्तन है और इसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल यानी गैस को भरा है। जब गैस को भरूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से। जब बहुत दूर होंगे तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, अर्थात हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही लो होता है।
कैसा होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल का मन होगा तो इधर को और चलने लगेगा, इस मॉलिक्यूल का मन है तो इधर को जा सकता है, इसका इधर है, इसका इधर, क्योंकि एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन और फोर्स जो है वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस आपने देखा होगा बहुत जल्दी एरिया को कवर कर लेती है, बहुत जल्दी एरिया में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रुकेंगे क्यों? वो नहीं रुकेंगे, वो जिधर को जाना चाहते हैं, जिधर को फैलना चाहते हैं उधर को फैलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर मैं आप बात कर ली मैंने आपकी गैस की, यहाँ गैस की बात कर ली, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेटा लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड की बात करता हूँ। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा पास होते हैं, थोड़े से पास होते हैं अपेक्षाकृत गैस की अपेक्षा ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े पास होते हैं। इसलिए इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हल्का फुल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का फुल्का क्या होता है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का पाया जाता है। हल्का का मतलब क्या है, यानी गैस की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। जब गैस की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाए तो मान लीजिए गैस यानी द्रव के मॉलिक्यूल इधर की ओर चलना स्टार्ट किए, इधर की ओर चलेंगे तो उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल चलेगा, उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि आगे वाला मॉलिक्यूल पीछे वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो आगे जा रहा है लेकिन पीछे वाले को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हुए लेके जाता है। इसलिए बच्चों द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। क्या होता है बेटा, द्रवों के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात द्रव बहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, द्रव बहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरा सॉलिड की। देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं आप पढ़ चुके हैं। गैस ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और लिक्विड ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, और सॉलिड जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अर्थात हमारा ये पूरा चैप्टर सॉलिड से रिलेटेड होगा। और सॉलिड में भी टाइप्स होते हैं, मैं आगे बात करता हूँ, जरा देखिए। अब सॉलिड्स के अंदर क्या होगा बच्चे, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे यानी कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स होंगे बेटे, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत पास होते हैं। जब वो पास होते, जरा देखिए यहाँ पर, ये बहुत पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। यानी कि लिक्विड और गैस इन दोनों की अपेक्षा इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास हैं बच्चे, इस तरीके से। ठीक है, बहुत पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको मैंने बताया कि गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, तो मैंने कहा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात बहुत कम, ना के बराबर होता है। थोड़ा पास आए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी अपेक्षा बढ़ गया, जब और पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। अर्थात चुंबक जब दूर होगी अट्रैक्शन तो तब भी होगा लेकिन अट्रैक्शन कम होगा। जैसे ही पास आएगी अट्रैक्शन बढ़ेगा, और पास आएगी तो चुंबक बिल्कुल एक दूसरे में सट जाएगी, चिपक जाएगी, अर्थात वो आसानी से अलग नहीं होगी जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से सेम टू सेम यही है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, और प्रत्येक पिंड, फिजिक्स में ही पढ़ चुके हो आप लोग, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ठीक इसी तरीके से बेटा क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अर्थात ठोस को बनाने वाली संरचनात्मक इकाइयां हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जिससे ठोस मिलकर के बना है, वो मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के पास होने के कारण इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होता है। किससे सबसे हाई, गैस और लिक्विड, इन दोनों की अवस्था कैसे होते हैं बेटे, हाई होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, तो वही मैंने बताया पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें संरचनात्मक इकाइयाँ, इसका मतलब क्या है, संरचनात्मक इकाइयों का मतलब होता है कि जिससे कोई ठोस मिलकर के बना होता है। जैसे मैं कहूँ कि मकान की एक दीवार है, उस दीवार की संरचनात्मक इकाइयाँ क्या क्या होंगी, तो बहुत सिंपल सा तरीका है भाई संरचनात्मक इकाइयों का। क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका बेटे ये है कि मकान की दीवार ईंट से बनी होगी, उसके अंदर सीमेंट होगा, उसके अंदर बदरफुट होगा, उसके अंदर रेत होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, दीवार की संरचनात्मक इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार ठोस जो होते हैं, ठोस भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा ये आगे हम बात करेंगे। तो जिस भी परमाणु या जिस भी अणु से मिलकर के बना होगा वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं।
जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें संरचनात्मक इकाइयों के मध्य आकर्षण बल, मतलब एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती है, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि आखिर ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये देखिए क्या है बेटा, ये है ठोस के लिए यानी सॉलिड के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, ये गैस के लिए, ये लिक्विड के लिए, ये सॉलिड के लिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, किसके? सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखो जितनी भी धातुएं हैं ये सब कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती है बेटे? ठोस होती हैं। बर्फ है, कैसा है बेटा? ये ठोस है, बर्फ है ना। जैसे और इसके बाद मान लीजिए लकड़ी है, क्या है बेटे? लकड़ी है, कैसा है? ठोस है। कोयला है, कैसा है? ठोस है। प्लास्टिक है, कैसी है बेटे? ठोस है ना। रबर है, कैसी है? ठोस है। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ज़्यादातर जो बहती नहीं है, यानी एक जगह पे जैसे भी रख दिया जाए वैसे ही रखी रहे, तो कैसी मानी जाएगी? उसे हम ठोस की श्रेणी में कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को ऐसे खुले वातावरण में रख दो और वो फैल जाए, खुले वातावरण, ध्यान रखना किसी बर्तन में नहीं रखना है, खुले वातावरण में ऐसे रख दीजिए और वो बह जाए, फैल जाए, उड़ जाए, तो समझ लो वो ठोस नहीं है। और जीव की तो एक जगह पे रखा रहे तो समझ लो क्या होगा? ठोस होगा। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ये आपका। ठीक है, जैसे मान लो आप मिट्टी भी कैसी होगी? ठोस होगी। मिट्टी को भी जगह रखो वो रखी रहेगी, है ना। चौक जो हम लोग लिख रहे हैं चौक से, ये चौक भी कैसी होती है? ठोस होती है। क्यों? क्योंकि चौक आपकी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। एक दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है चौक की, फिलहाल हम लोग ये आपने एक बात पढ़ ली, प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता लग गया होगा कि आखिर सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड्स के अंदर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, यानी कि इनके गुण क्या क्या होते हैं। ठोसों में गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, ठोसों के गुण। तो नेक्स्ट है हमारे पास है बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बेटे, क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो सॉलिड्स होते हैं यानी ठोस होते हैं, ठोस के आयतन, आकार, आयतन एवं आकार लिख लेते हैं। ठीक है, आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ठीक है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन किसे कहते हैं? यानी वह स्थान जो किसी वस्तु द्वारा घेरा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये चौक होल्डर है और चौक होल्डर को मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ, तो इस चौक होल्डर ने इतनी स्थान को घेर लिया, तो हम कह सकते हैं इस चौक होल्डर का आयतन जो है वो इतना है जितना स्थान इसने हाथ में घेर लिया। ठीक है, तो ये जो मैं चौक होल्डर है, चाहे मैं यहाँ रखूँ, अपने हाथ पे रखूँ, चाहे सर पे रखूँ, चाहे बेंच पे रखूँ, हर जगह उतना ही स्थान घेरेगा जितना हाथ पे घेरा है, जितना आपकी मेज पे घेरा है। ठीक है, अर्थात हर जगह समान स्थान घेरेगा, इसलिए इसका आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। आकार, चाहे मैं यहाँ रखूँ इस चौक को, चाहे मैं मान लो अंतरिक्ष में ले जाऊँ इस चौक के लिए, चाहे चंद्रमा पे ले जाऊँ, इसका जो आकार है वही आकार रहेगा। ठीक है, तो ठोसों के आयतन और आकार बच्चों कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, और जिसके आयतन और आकार बदल जाएं वो ठोस की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे पानी है, ठीक है, पानी है तो पानी को अगर आप 1 लीटर वाले बर्तन में रखोगे तो आयतन तो उसका 1 लीटर होगा, लेकिन जो आकार होगा वो चेंज हो जाता है। बर्तन के आधार पर उसका आकार कैसा हो जाता है बेटे? चेंज हो जाता है। अगर 1 लीटर के बड़े से टब में डालोगे तो आकार उसका चौड़ा चौड़ा गोल गोल यानी सर्कल के टाइप हो जाएगा। 1 लीटर की बोतल में अगर पानी को भरोगे तो रॉड के समान आपको दिखाई देगा। अर्थात जो लिक्विड है वो उसका आकार बर्तन के आकार के जैसा हो जाता है, जबकि सॉलिड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा? दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें, किसमें? सॉलिड्स के अंदर इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। बहने का गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है, पाया
जाता है। ठीक है, कभी भी आपने पानी की तरह ठोस पदार्थ को बहते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा। अगर ठोस को आप लिक्विड कर दो किसी तरीके से, यानी ठोस पदार्थ उसको गर्म करते रहो गर्म करते रहो गर्म करते रहो, वो लिक्विड में चेंज हो जाए तब बह जाए, वो एक बात अलग है, तब भी हम उसको लिक्विड कहेंगे, ठोस नहीं कहें। ठोस जितने भी होंगे वो बहेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो पॉइंट होगा, इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, अर्थात इनको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है, इनको बहुत अधिक नहीं दबाया जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा दबा दें तो दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं बच्चों, ये पार्टिकल तो बहुत पास पास अपने आप से ही एडजस्ट हैं, तो ये दब के आखिर जाएंगे कहाँ? अगर ज़्यादा दबाओगे तो ये पार्टिकल टूट जाएंगे, तो ठोस क्या हो जाएगा? आपका बर्बाद हो जाएगा, ये ठोस आपका बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ठोस को अगर ज़्यादा दबाओ ठोस टूट जाएगा, और कम दबाओगे तो ये दब नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है बीच में खाली स्थान ज़्यादा नहीं होता है। अर्थात हम एक और एग्जाम्पल पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, चौथा, कि इनके किनके ठोसों के, इनके अणुओं के मध्य अंतर अणुक इंटरस्पेशियल स्पेस, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, यानी हाई होते हैं। ठीक है, उच्च होते हैं। और छठा पॉइंट है बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं, जितने भी ठोस हैं, ये ठोस हम जो जितने ठोस पढ़ेंगे यहाँ पर, ऐसे ठोसों के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, अर्थात ऊष्मा और वैद्युत, इनके अच्छे चालक होंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही चालकों ठोसों के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये ऊष्मा तथा वैद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा और वैद्युत के अच्छे चालक होंगे कौन? सॉलिड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आप लोगों को। और लेकिन इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्रिस्टलीय ठोसों के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। अक्रिस्टलीय ठोसों में ऊष्मा का चालन नहीं भी होता किसी के अंदर। ठीक है, तो किस में होता है किस में नहीं होता है, ये आखिर हम लोग डिस्क्राइब कर ही लेंगे आगे की ओर। लेकिन फिर भी ठोस जो ठोस होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने ये समझ लिया बेटे कि ठोस क्या होते हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या होती है ठोसों की, और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नीचे हम पढ़ने वाले हैं बेटे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखिए बेटे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या होगा, इन ठोसों के प्रकार कौन कौन से आएंगे यहाँ पर देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रकार। ठीक है, अब जो ठोसों के प्रकार, जो ठोस हैं बेटा, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस होता है बेटा यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरे होते हैं एमार्फस सॉलिड। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों ठोसों के अंदर हम डिफरेंस करेंगे कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ठोस कौन से हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटे कि ठोस कौन कौन से होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड,
एंड दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस बेटे? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और अमॉर्फस सॉलिड को हम कहते हैं बेटे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। डिफरेंस करते हैं, चलिए देखो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जिस चौक से मैं ये लिख रहा हूँ, इस चौक का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र नाम होता है बेटा, यानी सूत्र होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और जो संगमरमर होता है, जो संगमरमर होता है उसका भी सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। मान लीजिए ये चौक का फॉर्मूला है और ये संगमरमर का फॉर्मूला है। चौक का फॉर्मूला भी, चौक का भी हमारा जो सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और संगमरमर उसका भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर आपने देखा होगा, संगमरमर का हम प्रयोग करते हैं अपने मकानों को बनाने के लिए। बहुत से मंदिरों में संगमरमर देखा होगा, है ना, पत्थर होता है एक, बहुत अच्छा प्यारा पत्थर होता है। और चौक तो आप जानते हैं, जितने भी मास्टर पढ़ाते हैं वो मोस्टली चौक से पढ़ाएंगे, स्कूल के अंदर ज़्यादातर चौक मिलेगा आपको। तो चौक भी आपने देखा होगा, संगमरमर भी देखा होगा। और आपने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि चौक और संगमरमर एक ही चीज़ है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि चौक और संगमरमर में कोई डिफरेंस नहीं है। चौक और संगमरमर दोनों के एक ही फार्मूले होते हैं। अब कहोगे सर अगर फार्मूले होते हैं तो चौक से हम बोर्ड पर लिख सकते हैं, लेकिन संगमरमर से अगर बोर्ड पर लिख दिया तो पूरा बोर्ड उसमें खुरच जाएगा। और अगर हमने चौक का मकान बना दिया तो बारिश आएगी, तो समझते हो क्या होगा आगे। तो ऐसी क्या समस्या है जिसमें कि चौक इतना सॉफ्ट होता है और संगमरमर कितना हार्ड होता है। ये बच्चों को बताने वाला हूँ मैं। ये बात सिर्फ एक ही है, ये डिफरेंस होता है बेटे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूचुअल पार्टिकल्स का, अर्थात संरचनात्मक इकाइयों के अरेंजमेंट की बात होती है। अगर ये अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है, ये अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम से अगर ये अरेंजमेंट किया गया है, रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट के द्वारा, है ना, आपने देखा होगा जब भी दीवार बनाई जाती है, जब भी किसी मकान को बनाया जाता है, तो जब भी ईंटें रखी जाती है ना, ईंटों को एकदम एक के ऊपर ऐसे आराम से नहीं रख देते हैं, उनको थोड़ा खांचे में आगे पीछे बढ़ा करके रखते हैं, यानी एक सिस्टम से रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसलिए दीवार इतनी ऊंची तक बनती चली जाती है। और अगर हम केवल एक के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट अगर हम उल्टी सीधी लगाना शुरू कर दें तो दीवार बहुत छोटी ही रहेगी और उससे पहले वो गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, हम ईंटों को बहुत सिस्टम से लगाते हैं, एक रेगुलर वे में लगाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है बेटा। मान लीजिए ये संगमरमर है बच्चों, क्या है, संगमरमर है और ये चौक है, ठीक है। तो चौक में संगमरमर में डिफरेंस क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं जो संगमरमर है वो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो चौक होता है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण ये सॉफ्ट होता है, क्रिस्टलीय ठोस होने के कारण ये कैसा होता है, कठोर होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण ये कठोर होता है, चलिए हम देखते हैं। और अक्रिस्टलीय में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये ठोस होता है, चलो हम देखते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका यही है, इनमें देखो पहला पॉइंट ये होगा, इनमें किसमें बेटे, क्रिस्टलीय ठोसों, इनमें संरचनात्मक इकाइयाँ, संरचनात्मक इकाइयाँ एक निश्चित इकाइयों की, लिखते रहे, इकाइयों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, इनमें संरचनात्मक इकाइयाँ अव्यवस्थित होती हैं, ठीक है। इनमें संरचनात्मक इकाई कैसी होती है, अव्यवस्थित। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ये पहला संरचनात्मक इकाई है, तो
तो ये दूसरी संरचनात्मक इकाइयाँ है, ये तीसरी संरचनात्मक इकाई है, चौथी है, पाँचवीं है, छठी है, सातवीं। ठीक है, नीचे जब दूसरी इसकी रो लगेगी तो पहले इसके बीच में आ जाएगी, ये देखिए एक निश्चित आपका क्रम होगा इस तरीके से संरचनात्मक इकाई के जुड़ने का। ठीक है, इस तरीके से ये सॉलिड्स ऐसे बनते हैं बच्चों, ये सॉलिड होते हैं बच्चे वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्रम होता है इनमें, और इनमें क्या है, इनमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, कोई भी कहीं पर भी इस तरीके से लगा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात इनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसमें संरचनात्मक इकाई एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित, ज़्यादा करो, या इकाइयों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए आप इस पर। मैं आपको इसमें जो पॉइंट लिखवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये जो होते हैं वो लघु परासी होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये लघु परासी होते हैं, लॉन्ग रेंज्ड होते हैं, है ना। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, लॉन्ग का मतलब होता है ज़्यादा है ना, तो दीर्घ परासी होंगे ये। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटे, दीर्घ परासी होते हैं, परासी होते हैं। ठीक, यानी लॉन्ग रेंज। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टार बना दे रहा हूँ मैं, ये पे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इंग्लिश में और हिंदी में, ये लॉन्ग रेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज्ड होते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक, तो आप ये देख लेना जरा, ये इंग्लिश का शब्द है लॉन्ग रेंज। तो लॉन्ग रेंज, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है ये दीर्घ या लघु होगा, तो ये आप थोड़ा सा, मैं स्टार बना दूँ, इसको देख लेना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा ये लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं, परासी होते हैं। ठीक है, ठीक, इसको हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज्ड। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होंगे, लघु परासी होंगे। ठीक है, दीर्घ परासी और लघु परासी का मतलब क्या है, दीर्घ परासी का मतलब ये है कि इनको हम आपस में सटाते रहें, सटाते रहें, सटाते रहें, तो बहुत बड़ा सा हम क्या बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा सॉलिड्स बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके पास संगमरमर होता है, संगमरमर के बहुत बड़े बड़े यानी कि पत्थर होते हैं, इनका काफ़ी एरिया होता है, लेकिन इतना बड़ा अगर चौक बना दिया गया तो चौक आपको उठा ही नहीं पाया, तब तक टूट जाएगा। अर्थात ये छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अर्थात इनके पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं किया जा सकता, और इसको अरेंज करते रह सकते हैं। मतलब कितना भी बड़ा इस पार्टिकल्स को, यानी इस जो पदार्थ है, जो सॉलिड है, इसको बहुत बड़े तरीके से भी रेंज, यानी बहुत दूर तक हम इसको पार्टिकल को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज जो होते हैं और ये शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था वही वाला बात है कि दीवार में अगर हम सिस्टम से अगर ईंटों को लगाएंगे तो दीवार को काफ़ी ऊंचा ले जाया जा सकता है, और अगर हम ऐसे ही उल्टा सीधा अगर ईंटों को भर देंगे, जैसे चट्टी लगाते हैं एक ऐसे ही सामान्यतः, तो ऐसे ही लगाएंगे तो दीवार बहुत छोटी तक बनेगी, तब तो उससे पहले गिर जाएगी। इसलिए क्या है, क्योंकि उसके अंदर ईंटों की व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ऐसे ही असिस्टमेटिक ढंग से इसमें लगाए जाते हैं पार्टिकल्स को। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है, वो इनका गलनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है, ऐसे हम शार्प बोलते हैं। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए कितना है बेटे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक है, तो उसे गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, ये तब तक नहीं गलेगा, तब तक नहीं पिघलेगा जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये पूरी तरीके से गल जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
जैसे आपने देखा होगा नमक वगैरह है या कोई भी चीनी है, जो भी चीज़ होती है इसको एक निश्चित ही टेम्परेचर पर ये गलती है जाकर के, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। अगर इनका गलनांक बेटा 150 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से गलना शुरू हो जाएंगी और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गलेंगी, यानी धीरे धीरे गलती चली जाएंगी और 150 पर जाकर के कहीं गल पाएंगी, ठीक है। यह हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कहाँ था, 100 से शुरू होंगी और 150 पे जाकर के गल पाएंगी, अर्थात इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं है। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप जब भी गर्म करते हैं तो रबड़ पहले हल्की मुलायम पड़ती है, फिर और मुलायम पड़ती है, उसके बाद जाकर के कहीं 100% लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। जबकि सॉलिड्स जो होते हैं पहले तो इस लिक्विड फॉर्म में चेंज जल्दी होते नहीं हैं, और होते कब हैं, जब उनका गलनांक पर टेम्परेचर पहुंचेगा तब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनका गलनांक कैसा होता है बेटे, निश्चित होता है, आपको दिखाई देगा तो इनका गलनांक शार्प होता है, ये कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे, पॉइंट नंबर 3 तो हो चुके हैं, चौथे पॉइंट की बात करेंगे। इसमें हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाएंगे, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर, ये जो आपके पास चौथा पॉइंट होगा किसका, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र असतत होता है, ठीक है। असतत होता है, इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, इनका वक्र बनाते हैं, यानी ये ग्राफ खींचते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेटे टाइम, क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटे टाइम, और यहाँ पर ले रहा हूँ बेटे मैं टेम्परेचर को, ठीक है। यहाँ पे समय को ले रहा हूँ, ठीक है। तो समय को ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि जो बर्फ़ होता है, जो जल होता है, जल जब मान लो भाप अवस्था में बदलता है, फिर लिक्विड अवस्था में पहले क्या होता है, पहले लिक्विड होता है, फिर भाप में बदलता है, ज़्यादा ठंडा करो तो सॉलिड बदल जाएगा। तो भाई मान लीजिए आपके पास भाप है, क्या है बेटे, भाप है, जल की जो वाष्प है, भाप को मैं कह रहा हूँ वाष्प कह रहा हूँ। मान लो इस वाष्प का जो टेम्परेचर वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो मैं यहाँ मान रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ तक मान रहा हूँ इसको, ठीक, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करेगा, अब करेगा ये कि हम इस भाप को गर्म ठंडा करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए क्या करेंगे, 150 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, 130 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, 110 से हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये धीरे धीरे आपका क्या होगा, इस तरीके से, यानी समय के साथ साथ आपका धीरे धीरे ये लिक्विड में चेंज होगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों पहुँचेगा, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, ये जो है इसको यहाँ पर क्या होगी, अवस्था परिवर्तित होगी। यानी यह था भाप अवस्था थी, ये भाप था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, अवस्था बदल रही है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है बेटा, अवस्था